एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के ठीक 3 महीने बाद अपने पति के साथ नेपाल घूमने के लिए जाती है और नेपाल से ही अचानक कहीं गायब हो जाती है। पुलिस जब उस लड़की को ढूंढना शुरू करती है तो एक ऐसे सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंट। कैंट थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है बिलंदपुर और इसी बिलंदपुर कॉलोनी का रहने वाला हरेराम श्रीवास्तव। हरेराम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियाँ। बड़े बेटे का नाम अमर, दूसरा बेटा प्रकाश, तीसरी बेटी अंजलि और सबसे छोटी बेटी राखी। हरेराम अपने 4 बच्चों की शादी भी कर चुका है। राखी जिसके पति का नाम है मनीष सिन्हा। मनीष जो बिहार के गया जिला का रहने वाला है। राखी अपने पति के साथ ही गया जिला में रहती है। राखी और मनीष की शादी फरवरी 2018 में होती है। बात कर रहा हूँ मैं 31 मई 2018 की। मनीष अपनी पत्नी राखी को लेकर नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए जाता है। भैरवा में होटल बुक करके 2 दिन तक वहाँ पे ठहरते हैं। हर जगहों पे घूमते भी हैं, लेकिन 2 जून को मनीष अपनी पत्नी से कहता है चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन राखी अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ काम है, आप चले जाइए, मैं कल तक घर वापस आ जाऊंगी। मनीष जो एक आर्मी का जवान है, कुछ ही दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था। मनीष राखी को वहीं पे छोड़कर वापस घर चलाता है और अगले दिन 3 जून को जब अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है तो अब राखी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। मनीष जब बार बार अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है, राखी का मोबाइल जब ऑन नहीं होता है, मनीष अब राखी को ढूंढने के लिए फिर से नेपाल के भैरवा के उस होटल में जाता है जहां पे दोनों 2 रात तक ठहरे हुए थे। होटल में जाकर के होटल मैनेजर से जब अपनी पत्नी राखी के बारे में पूछताछ करता है तो होटल मैनेजर कहता है कि राखी 2 जून के ही होटल खाली करके चली गई है। होटल मैनेजर जैसी इस तरह की बातें कहता है, ये सुन करके मनीष भी एकदम से परेशान हो जाता है। उसके बाद से मनीष राखी को एरिया में तमाम जगहों पर जाकर के ढूंढता है, पर इसके बावजूद भी राखी का कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मनीष इस बात की जानकारी राखी के भाई अमर को दे देता है। इधर अमर को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन कहीं गायब हो चुकी है, अमर भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और अपने ही नज़दीकी थाने कैंट में जाकर मनीष के ऊपर ही अपनी बहन का अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देता है। इधर मनीष जब वापस आता है, पुलिस मनीष को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर मनीष से राखी के बारे में पूछताछ करती है। मनीष कहता है कि साहब, मैं खुद ही अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मैं खुद उसे हर जगहों पे ढूंढ चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इस केस की तहकीकात करें। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। मनीष के विरोध में जब कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस मजबूर होकर मनीष को छोड़ देती है और फिर राखी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि राखी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन नेपाल का भैरवा का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार राखी बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, राखी के बारे में जब कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से मनीष को थाने में बुलाती है और फिर से मनीष से पूछताछ करती है। तब जाकर के मनीष पुलिस को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। मनीष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राखी का मुझसे शादी पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले राखी ने एक और शादी किया था। राखी के पहले पति का नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो इसी गोरखपुर के आर्यन हॉस्पिटल के संचालक है। जैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र का नाम लेता है, ये सुन करके पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार पुलिस अब डॉक्टर धीरेन्द्र से कैसे पूछताछ करे, क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र कोई लोकल आदमी नहीं था। एरिया में उसका अच्छा खासा नाम भी था। साथ ही साथ मनीष पुलिस वालों से यह भी कहता है कि साहब, राखी ने डॉक्टर धीरेन्द्र से बिना तलाक लिए ही मुझसे दूसरी शादी कर ली। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर धीरेन्द्र के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब डॉक्टर धीरेन्द्र के बारे में भी खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब राखी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि राखी ने 2 जून को डॉक्टर धीरेन्द्र से भी बातचीत की थी। दरअसल खुद डॉक्टर धीरेन्द्र ने ही राखी को फ़ोन किया था। लेकिन इतनी सी डिटेल्स के आधार पर भी पुलिस डॉक्टर धीरेन्द्र को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। लेकिन जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि डॉक्टर धीरेन्द्र राखी के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। इसीलिए पुलिस इस केस की और तहकीकात करना शुरू कर देती है। पुलिस जब डॉक्टर धीरेन्द्र के बारे में कुंडली खंगालना शुरू करती है, आखिरकार पुलिस के सामने 2 लोगों का नाम आ जाता है, जिसमें से एक का नाम है दीपक निषाद और दूसरे का नाम है प्रमोद सिंह। दरअसल ये दोनों कोई और नहीं
बल्कि डॉक्टर धीरेंद्र के ही कर्मचारी है। 2 जून 2018 को इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन नेपाल के उसी एरिया का दिखाई दे रहा था जहां पे आखिरी लोकेशन राखी का भी दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर दीपक और प्रमोद इन दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर इन दोनों से राखी के बारे में पूछताछ करती है। ये दोनों ही बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दोनों पुलिस को जवाब देते हैं कि साहब, हमने जो कुछ भी किया है अपने मालिक के कहने पे ही किया है। दरअसल उस दिन हमारा मालिक भी हमारे साथ में थे। जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र का उपस्थिति होने की बात कहते हैं, पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत हो जाता है। पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पे डॉक्टर धीरेंद्र को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब डॉक्टर धीरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, थाने में डॉक्टर धीरेंद्र जब अपने सामने दोनों कर्मचारियों को देखता है, देख के ही समझ जाता है कि मामला खुल चुका है। डॉक्टर धीरेंद्र भी तुरंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। डॉक्टर धीरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 जून को ही नेपाल में ही राखी की हत्या कर दी गई है और इसकी डेड बॉडी नेपाल के पोखरा के जंगल की झाड़ियों में पड़ा है। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राखी के पति मनीष के भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब राखी की शादी नहीं हुई थी। राखी के पिता हरेराम की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए बड़ा बेटा अमर हरेराम को लेकर के डॉक्टर धीरेंद्र के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। कुछ दिनों तक जब हरेराम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उसके सारे बच्चे बारी बारी से देखने के लिए भी जाते हैं। इधर राखी भी जब अपने पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, इस दौरान जब डॉक्टर धीरेंद्र पहली बार राखी को देखता है तो राखी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से डॉक्टर धीरेंद्र भी बेहतर तरीके से हरेराम की इलाज भी करता है। राखी जब भी अपने पिता को देखने के लिए जाती है, डॉक्टर धीरेंद्र अपना सारा काम छोड़कर हरेराम को ही देखरेख में लग जाता है, जिसे देख करके राखी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। राखी को भी कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि डॉक्टर धीरेंद्र उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार ना चाहते हुए भी डॉक्टर धीरेंद्र और राखी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से कुछ दिन के बाद हरेराम डिस्चार्ज होकर के अपने घर चले आते हैं। उसके बाद से राखी अब डॉक्टर धीरेंद्र से मिलने के लिए अक्सर हॉस्पिटल में आना जाना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। पर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार राखी को डॉक्टर धीरेंद्र की सच्चाई मालूम चल जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। डॉक्टर धीरेंद्र की पत्नी का नाम है उषा सिंह। इधर राखी को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, राखी के पैरों तले एकदम से जमीन खिसक जाती है। राखी डॉक्टर धीरेंद्र से बिना कुछ बताए ही गोंडा में चली जाती है और फिर गोंडा में जाकर बीएड में दाखिला ले लेती है और वहीं पे अपनी पढ़ाई करने लगती है। इधर डॉक्टर धीरेंद्र को जब मालूम चलता है कि राखी उससे बातचीत करने की कोशिश ही नहीं कर रही है, डॉक्टर धीरेंद्र भी परेशान हो जाता है और आखिरकार एक दिन समय निकाल करके गोंडा चला जाता है और जा करके राखी से पूछताछ करता है कि आखिरकार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब जाकर के राखी डॉक्टर धीरेंद्र की सारी सच्चाई बताती है। कहती है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम शादीशुदा हो। इस पर डॉक्टर धीरेंद्र कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। पर यकीन मानो, मैं तुमसे बेहद ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मेरे साथ चलो। साथ आने की जब बात कहता है, इस पर राखी डॉक्टर धीरेंद्र के सामने एक शर्त रख देती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। डॉक्टर धीरेंद्र राखी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि साल 2011 में आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। इधर राखी जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र से शादी कर लेती है, इस बात की जानकारी जब उसके पिता और भाइयों को मालूम चलता है, सब के सब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन राखी का पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। राखी के पिता जैसे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद से राखी के भाई भी उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी से शादी करके लेकर आता है तो इसी गोरखपुर के एक इलाके में एक फ्लैट खरीद कर उसमें राखी के साथ रहने लगता है। कभी राखी के साथ में रहता है तो कभी अपनी पत्नी के पास चला जाता है। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी से शादी करता है, इस बात की जानकारी डॉक्टर धीरेंद्र की पत्नी उषा को नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार डॉक्टर धीरेंद्र की पहली पत्नी उषा को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। उषा को जब मालूम चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है, वो अपने पति के खिलाफ हो जाती है और साथ ही साथ अपने पति को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने राखी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। इधर डॉक्टर धीरेंद्र की हाल कुछ इस तरीके से हो जाती है कि ना तो अपनी पत्नी को छोड़ पाता है और ना ही राखी के बगैर रह सकता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करे क्या। लाख उषा के कहने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी को नहीं छोड़ता है, आखिरकार उषा अपने पति के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा देती है।
लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर राखी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। राखी जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देती है, जन्म के दौरान ही उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। जो सदमा राखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बिल्कुल गुमसुम रहने लगती है। राखी इस प्रकार से गुमसुम रहने लगती है कि उसकी खूबसूरती भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। राखी की जब खूबसूरती डॉक्टर धीरेंद्र को जब दिखाई नहीं देती है, डॉक्टर धीरेंद्र भी अब राखी से दूरियां बनाने लगता है। दरअसल डॉक्टर धीरेंद्र को भी अब राखी पसंद नहीं आती है। जब उससे दूरियां बनाने लगता है, इस चीज़ का एहसास राखी को भी हो जाता है। राखी डॉक्टर धीरेंद्र से कहती है कि मुझे छोड़ने की कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल डॉक्टर धीरेंद्र फैसला कर चुका था कि वो राखी को छोड़ करके उषा के साथ रहेगा। जैसे ही अपनी दिल की बात कहता है, इस बात पर राखी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि साल 2017 में डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर रेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देती है। ये मुकदमा जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर दर्ज हो जाता है, इलाके में डॉक्टर धीरेंद्र की भी काफ़ी बदनामी होने लगती है। उसकी छवि इस प्रकार से धूमिल हो जाती है कि इस वजह से उसके हॉस्पिटल में मरीजों का आना जाना भी कम हो जाता है। इस केस से डॉक्टर धीरेंद्र भी काफ़ी परेशान हो जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र राखी के नंबर पर फ़ोन करते हुए कहता है कि जो तुमने केस किया है वो वापस ले लो, बदले में जितना तुम रकम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। राखी डॉक्टर धीरेंद्र से कहती है कि जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ वो फ्लैट मेरे नाम पे कर दो। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र वो फ्लैट राखी को देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उस फ्लैट की कीमत करोड़ों में थी। इसी बात को लेकर के डॉक्टर धीरेंद्र और राखी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। तभी इसी दौरान राखी के जीवन में इधर मनीष शामिल हो जाता है। मनीष वैसे तो बिहार के गया जिला का रहने वाला है, लेकिन जहाँ पे राखी रहती है उसी के बगल में मनीष का एक रिश्तेदार रहता है, जिससे मिलने के लिए अक्सर आते जाते रहता है। इधर मनीष और राखी का जब आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार फरवरी 2018 में दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन राखी जब मनीष से शादी करती है, अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सारी बातें बता देती है। मनीष जो बेहद ही सीधा साधा इंसान ही नहीं था, बल्कि दिल का भी सच्चा था। मनीष अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि पिछली ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और फिर हम एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन राखी जब मनीष से शादी कर अपने ससुराल चली जाती है, इसके बावजूद भी डॉक्टर धीरेंद्र से बातचीत करना बंद नहीं करती है, बल्कि डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर उस फ्लैट को अपने नाम करवाने के लिए तरह तरह की धमकियां देने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर धीरेंद्र भी काफ़ी परेशान हो जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र राखी से इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब उसे इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। इसलिए अब राखी को इस दुनिया से हटाने के लिए डॉक्टर धीरेंद्र राखी से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगता है। इधर राखी मनीष से शादी तो कर लेती है, लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र का प्यार कभी भूल ही नहीं पाती है। डॉक्टर धीरेंद्र जब फिर से राखी से प्यार मोहब्बत से बात करने लगता है, राखी भी डॉक्टर धीरेंद्र की बातों में आ जाती है। 2 जून 2018 को जब राखी अपने पति मनीष के साथ नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए जाती है, वहीं से फ़ोन करके डॉक्टर धीरेंद्र से कहती है कि मैं अपने पति के साथ नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए आई हूँ। जैसे ही नेपाल में होने की बात कहती है, डॉक्टर धीरेंद्र को भी बेहतर मौका मिल जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र अपने षड्यंत्र में अपने 2 कर्मचारियों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है दीपक निषाद और दूसरे का नाम है प्रमोद सिंह। और 2 जून को इन दोनों को लेकर एक गाड़ी बुक करता है और नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब नेपाल के लिए रवाना होता है तो जानबूझ करके अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ देता है। जा करके नेपाल में अपने ही कर्मचारियों के मोबाइल से राखी से कांटेक्ट करता है। राखी कहती है कि मैं इस वक्त भैरवा के सड़क किनारे खड़ी हूँ, मेरा पति भी घर जा चुका है। जैसे ही अपना लोकेशन बताती है, डॉक्टर धीरेंद्र अपने दोनों सहयोगियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और राखी को अपनी गाड़ी में बिठाकर पोखरा के लिए रवाना हो जाता है। पोखरा में जब पहुँचते हैं, जा करके वहाँ पे एक होटल बुक करते हैं। 2 कमरे लेते हैं। एक कमरे में डॉक्टर धीरेंद्र के दोनों कर्मचारी रहते हैं और एक कमरे में डॉक्टर धीरेंद्र राखी के साथ ही रहता है। रात्रि के वक्त जब दोनों खाना खाते हैं, डॉक्टर धीरेंद्र राखी के खाने में कुछ नशीली चीज़ें मिला देता है, जिसे खाने के बाद रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास राखी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद से डॉक्टर धीरेंद्र दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। इधर राखी की जब तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर धीरेंद्र राखी को लात घूंसों से पीटना शुरू कर देता है। इस प्रकार से उसकी पिटाई करता है कि वहीं पे राखी की मौत हो जाती है। राखी की जैसे ही मौत हो जाती है, डॉक्टर धीरेंद्र अपने दोनों कर्मचारियों को बुलाता है। राखी की डेड बॉडी को गाड़ी में लेकर के वहाँ से रवाना होते हैं और पोखरा के पहाड़ियों पे जाते हैं और पहाड़ियों से ही राखी की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। उससे पहले डॉक्टर धीरेंद्र राखी का मोबाइल ले लेता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से तीनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में डॉक्टर धीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस डॉक्टर धीरेंद्र के तहरीर पर उसे अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए जगह पर जाती है।
आखिरकार उस पहाड़ी के जंगल से राखी की डेड बॉडी बरामद होता है। उसके बाद से पुलिस डॉक्टर धीरेंद्र के ही तहरीर पे उसके दोनों कर्मचारियों को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।